नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम हमारी जो जीके क्विज चलती है टेलीग्राम चैनल पर उसका डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे कवर करते हैं। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल जीके ट्रैकर को ज्वाइन नहीं किया है जहाँ पर ये क्विज होती है, तो आप उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्विज नंबर 30 और क्विज नंबर 31 का डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय हैं वो कौन सा है? यानी कौन सा ग्रह है जिसके पास सबसे ज्यादा रिंग्स हैं? यह है हमारा शनि ग्रह। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ये जो वलय हैं इसके, ये बर्फ के टुकड़ों से या चट्टानी मलबों से या धूल के कणों से मिलकर बने हैं। ठीक है, शनि के पास टोटल कितनी रिंग्स हैं, कितने वलय हैं? तो इसके पास टोटल 7 वलय हैं। ठीक है, इनको नाम दिए गए, इनको A, B, C, D, E, F और G ये नाम इनको दिए गए हैं। ठीक है, इन वलयों में से जो शुरुआती 3 है A, B, C, ये सबसे ज्यादा चमकीले रिंग्स हैं शनि के, जिनको पृथ्वी से दूरबीन के द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, एक और चीज याद करना, एक क्वेश्चन बनता है यहां से, इसकी जैसे मैंने कहा अलग अलग जो वलय है उनको अलग अलग नाम दिए गए, A, B, C नाम दिए गए हैं। वलय A और वलय B के बीच में एक गैप है यहाँ पे, छोटा सा, काफी चौड़ा ये गैप है। इस गैप को कैसिनी गैप या कैसिनी विभाजन के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाएगा कैसिनी विभाजन का संबंध किस ग्रह से है? शनि ग्रह। शनि ग्रह में जो 7 वलय हैं उसमें जो पहला और दूसरा है उसके मध्य का जो डिवीजन है, जो विभाजन है, उसे कैसिनी विभाजन कहते हैं। ठीक है, शनि ग्रह के इन छल्लों को, इसके इन रिंग्स को किसने खोजा था? तो इनको सबसे पहले बताया इनके बारे में गैलीलियो ने, और इनको पहली बार स्पष्ट रूप से बताया था, उसका नाम था हाइगेंस। क्रिश्चियन हाइगेंस इसका नाम है। 1655 में ये हुआ था। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर फसल का उदाहरण है? तो देखिए, पैरेलल क्रॉपिंग का एग्जाम्पल आपने बताना है। पैरेलल क्रॉपिंग का मतलब यह होता है कि जहां पर आप एक साथ 2 फसलों को उगा लेते हैं। ठीक है, 2 फसलें ऐसी होती हैं कि दोनों जब बड़े होंगे तो एक दूसरे को वो समर्थित करती या एक दूसरे का विरोध नहीं करती, एक दूसरे की कंपिटिटर नहीं होती हैं। तो ऐसी फसलें जिनको साथ में बोया जा सकता है उनको समांतर फसल कहते हैं। इनमें से कौन सा है जो समांतर फसल का उदाहरण है? यहां पर समांतर फसल का उदाहरण है गेहूं और सरसों। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। कपास और गेहूं की बात करें तो कपास जो है ये खरीफ की फसल है, गेहूं रबी की फसल है, तो ये एक साथ नहीं बोई जाती। ज्वार और आलू की बात करें तो ज्वार ये भी खरीफ की है, आलू रबी की है, तो साथ में ये नहीं बोई जाती। चावल और आलू की बात करें तो जो धान है ये खरीफ की फसल हो गया और आलू जो है ये रबी की फसल है, तो ये भी साथ में नहीं बोई जाती। गेहूं और सरसों जो है ये कैसी फसलें हैं? ये समांतर फसलें हैं। और अगर हम समांतर फसलों की बात करें तो एक आती है मक्का। मक्का के साथ या तो उड़द बो सकते हैं आप या मूंग बो सकते हैं, तो ये भी क्या है? ये समांतर फसल के उदाहरण हैं। ठीक है, गिनी गुणांक या गिनी अनुपात को अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जोड़ा जा सकता है? तो इकोनॉमिक्स में गिनी गुणांक या गिनी अनुपात क्या होता है? गिनी गुणांक या गिनी अनुपात का उपयोग किसी भी देश या किसी भी समाज में आय के वितरण में असमानताएं कितनी हैं, यानी इनकम इनइक्वलिटी कितनी है, उसको मापने के लिए किया जाता है। तो जो गिनी हमारा कोफिशिएंट होता है, गिनी गुणांक है, ये मापता है आय इनइक्वलिटी को, आय असमानता को। किसी भी देश में आय के वितरण में कितना भेदभाव है, कितना असमानता है, वो सब किसके माध्यम से पता चलता है? गिनी गुणांक के माध्यम से। इसको किसने प्रतिपादित किया था? तो इटली का एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री था जिसका नाम था कोराडो गिनी। कोराडो गिनी ने 1912 में इसको विकसित किया था। ठीक है, जो गिनी गुणांक होता है, इसका जो वैल्यू होती है गिनी गुणांक की, लॉरेंज वक्र पर आधारित होती है। ठीक है, कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? तो देखिए, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च को शुरू किया था। दांडी मार्च के साथ उन्होंने कौन सा आंदोलन शुरू किया? ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन।
आप जानते हैं महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में एक मार्च शुरू किया। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत होती है और दांडी तक ये जाते हैं। लगभग 240 मील की ये पूरी यात्रा थी। किलोमीटर में बात करें तो लगभग 385 या 390 किलोमीटर के करीब। 24 दिनों में ये यात्रा पूरी होती है। 12 मार्च को शुरू हुआ था और दांडी के लिए गए थे, तो दांडी मार्च इसको कहा जाता है। पूछा जाएगा दांडी मार्च की शुरुआत कहां से हुई थी, तो ये साबरमती आश्रम से हुई थी। महात्मा गांधी के साथ 78 अनुयायी शुरुआत में चले थे। ठीक है, दांडी में पहुंचते हैं। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंच के वो नमक बनाते हैं। उस समय नमक बनाना कानूनन जुर्म था, तो नमक बना के नमक कानून को तोड़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, इसके बाद अगले ही साल 5 मार्च 1931 में महात्मा गांधी और जो उस समय भारत का वायसरॉय था, इनके मध्य में एक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। 5 मार्च 1931 को इस समझौते के तहत महात्मा गांधी अपना आंदोलन स्थगित कर लेते हैं और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, मिट्टी का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो देखिए, जो मिट्टी हमारी लाल मिट्टी होती है वो लाल किस वजह से होती है? ये क्वेश्चन कई बार आया है पेपर में। तो रेड कलर जो होता है मिट्टी का, वो उसमें मौजूद आयरन कंपाउंड यानी लौह यौगिक के कारण होता है। इसे फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, तो इसको भी याद करना कि मिट्टी में मौजूद फेरिक ऑक्साइड लौह यौगिक होता है, लेकिन कौन सा वाला? फेरिक ऑक्साइड के कारण Fe2O3 इसका फॉर्मूला होता है। इसके कारण जो मिट्टी है वो हमें लाल रंग की देखने को मिलती है, जो लाल मिट्टी होती है। ठीक है, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोही सेना का मुख्य सेनापति कौन था? तो देखिए, 1857 की जब क्रांति होती है तो उस वक्त अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेताओं ने, अलग अलग सेनापतियों ने इसका नेतृत्व किया। दिल्ली में जो मुख्य सेनापति था वो बख्त खान था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, दिल्ली में उस समय जो मुगल सुल्तान था वो बहादुर शाह जफर था, लेकिन वे प्रतीकात्मक इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे। दिल्ली में वास्तविक नेतृत्वकर्ता कौन था? वो बख्त खान था। ठीक है, बेसिकली उस समय मुगल सेना के ये कमांडर थे। तो बहादुर शाह जफर ने इनको शहाब ए आलम बहादुर की उपाधि दी थी और अपना कमांडर इन चीफ इनको बनाया था। तो प्रतीकात्मक रूप से दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया, लेकिन वास्तविक रूप से बख्त खान ने किया था। ठीक है, अगर हम बात करें अलग अलग जगहों पर और किस किसने नेतृत्व किया, तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान, प्रतीकात्मक बहादुर शाह जफर, वास्तविक बख्त खान। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब जिन्हें धुंधु पंथ के नाम से भी जाना जाता है, और तात्या टोपे जिन्होंने वहां पे क्रांति का नेतृत्व वास्तविक रूप से किया, दोनों ने किया था। लखनऊ में बात करें तो बेगम हजरत महल ने किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया। बिहार के अंदर जगदीशपुर में वहां पे कुंवर सिंह और अमर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया। इलाहाबाद के अंदर, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, लियाकत अली ने किया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह के द्वारा और बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए, ताशकंद समझौता 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो उस युद्ध को औपचारिक रूप से खत्म करने के लिए एक शांति समझौता होता है 1965 में ही। इसी समझौते को कहा जाता है ताशकंद समझौता। 1965 में युद्ध हुआ था। यह समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था, तो इसको याद करना है। उस समय जो पूरा रूस था, जिसे हम उस समय सोवियत संघ कहते थे, तो ताशकंद उसके अंदर पड़ता था। वर्तमान में ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, उस समय सोवियत संघ का ही हिस्सा था। तो 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है। जनवरी 1966 में, 10 जनवरी 1966 में भारत और पाकिस्तान के मध्य यह शांति समझौता होता है, ताशकंद समझौता जिसको कहते हैं। इसके ऊपर भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने साइन किए और पाकिस्तान की ओर से जो वहां के राष्ट्रपति था, जिसका नाम था अयूब खान, ये यहाँ पे हस्ताक्षर करता है। ठीक है, इस युद्ध में या इस समझौते को कराने के लिए मुख्य रूप से किसका यहाँ पे योगदान रहा? मध्यस्थता कौन करवाता है? तो रूस का जो उस समय प्रधानमंत्री था एलेक्सी कोसिगिन, उसने यहाँ पे मध्यस्थता करवाई थी मुख्य रूप से। ठीक है, 10 जनवरी 1966 को यह समझौता होता है और 11 जनवरी 1966 को ही भारत के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, ताशकंद में ही।
तो ये एक इंपॉर्टेंट समझौता है इंडिया और पाकिस्तान के मध्य में जो हुआ। कुछ और इंपॉर्टेंट पैक्ट हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य जो पूछे जाते रहते हैं। एक है नेहरू लियाकत समझौता, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। 1950 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था लियाकत अली खान, इनके मध्य में। ठीक है, किस चीज को लेकर के था कि दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी के लिए। ठीक है, इसके बाद एक और समझौता होता है जिसे कहते हैं सिंधु जल समझौता। यह होता है 19 सितंबर 1960 को। जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान इस पे हस्ताक्षर करते हैं, जिसमें सिंधु नदी तंत्र की नदियों को बांटा गया था। ठीक है, फिर हमने ताशकंद समझौते के बारे में बात करी। इसके बाद 1971 की लड़ाई के बाद भी एक समझौता होता है जिसे शिमला समझौता कहते हैं। ये 1972 में होता है। इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो इस पे हस्ताक्षर करते हैं। 71 का जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध था जिसमें बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उसमें समाधान के लिए युद्ध के बाद जो मुद्दे थे उनको समाधान करने के लिए समझौता हुआ, शिमला समझौता। इसके बाद लाहौर घोषणा पत्र, लाहौर डिक्लेरेशन होता है 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के मध्य में। ठीक है, जो परमाणु परीक्षण हुए थे उस समय, उनके बाद शांति को कैसे स्थापित किया जाए और कैसे संबंधों को सुधारा जाए, उसके लिए हुआ था लाहौर डिक्लेरेशन। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NSSC की यहाँ पे बात कर रहा है, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो NSSC के लिए कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 338 बात करता है। मूल रूप से हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 338 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक विशेष प्रावधान यहाँ पे किए गए थे। शुरुआत में दोनों के लिए इसी में बात की गई थी। बाद में 89वां अमेंडमेंट होता है 2003 में, जिसके माध्यम से आर्टिकल 338 तो था ही संविधान में SC के लिए और इस साथ में ये ST के लिए भी था, लेकिन यहाँ से ST को हटा दिया जाता है और एक नया आर्टिकल जोड़ा जाता है 338A और इसमें ST के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तो जो अनुसूचित जाति आयोग बनता है वो अब इस आर्टिकल के तहत बनता है और अनुसूचित जनजाति आयोग बनता है वो आर्टिकल 338A के माध्यम से बनता है। ठीक है, बाद में इसके अंदर एक और आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 338 का B वाला पार्ट, जो कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है यानी OBC आयोग है उसकी बात करता है। ठीक है, इसे 102वें संशोधन के द्वारा 2018 में जोड़ा गया। तो अब आपको याद कैसे करना है कि आर्टिकल 338, आर्टिकल 338A और आर्टिकल 338B, जो 38 वाला है वो SC से संबंधित है, A वाला ST से संबंधित है, B वाला OBC के लिए संबंधित मान सकते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी पीढ़ी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है? तो इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी है जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर जो वर्तमान में चल रहे हैं इसकी नींव माना गया है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को माना गया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो। कंप्यूटर की पीढ़ियों को लेकर के आमतौर पर सवाल आपसे बन जाते हैं कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या थे? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब थे, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आपके ट्रांजिस्टर आ गए थे, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में IC चिप्स यहाँ पे आ गए थे, चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे उनमें जो VLSI टेक्नोलॉजी थी यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वो वहाँ पे आ गए थे, और 5वीं पीढ़ी की नींव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इनमें से किसने चोल साम्राज्य की स्थापना करी? चोल साम्राज्य 850 ईस्वी के करीब स्थापित होता है। विजयालय चोल के द्वारा इसे बनाया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए चोल साम्राज्य काफी प्राचीन साम्राज्य है। साम्राज्य ईसा पूर्व की सदी से चल रहा था। ठीक है, संगम काल हम जिसको कहते हैं। संगम काल जब खत्म हुआ तो चोल जो शक्ति थी, चोलों की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, और जो चोल थे ये पल्लवों के सामंत एक टाइम पर हो गए थे। लेकिन 8वीं शताब्दी के दौरान यानी 850 के आसपास जो विजयालय चोल था, ये चोल साम्राज्य को वापस से एक बड़ी शक्ति के रूप में बनाते हैं और दोबारा से चोल साम्राज्य की पुनर्स्थापना करते हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी तंजावुर को बनाया था। तंजावुर को जब इन्होंने जीता था विजयालय ने, तो एक उपाधि को धारण किया था, इन्होंने नर केसरी की उपाधि धारण करी। तो किस चोल राजा ने नर केसरी की उपाधि को धारण किया? वो थे विजयालय, जो कि इस वंश के संस्थापक थे। ठीक है, चोल राजाओं में इंपॉर्टेंट राजाओं की बात करें तो विजयालय प्रथम के बाद आदित्य प्रथम राजा बनते हैं। इन्होंने पल्लव राजा को हरा दिया था और आखिरी बार यानी अंतिम रूप से पल्लवों की शक्ति का अंत कर दिया था।
इसके बाद बनते हैं परांतक प्रथम। परांतक प्रथम जो थे, इन्होंने पांड्य साम्राज्य जो उस समय चलता था उसकी राजधानी मदुरई को जीता था और मदुरई कोंड के नाम से जाने गए थे परांतक प्रथम। ठीक है, चोल साम्राज्य अपने स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है, तो कहा जाता है उनकी स्थानीय स्वशासन की जो जानकारी मिलती है उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है जो परांतक प्रथम का ही है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट राजा हुए राजराज प्रथम, जिन्होंने नौसेना का विस्तार किया, श्रीलंका के उत्तरी भाग तक इन्होंने पूरा कंट्रोल अपना स्थापित किया और तंजौर में जो प्रसिद्ध मंदिर है बृद्धेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं, उसका निर्माण करवाया राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम के बाद राजेंद्र प्रथम यहाँ पे राजा बनते हैं जो पूरे श्रीलंका को जीत लेते हैं। इसके अलावा गंगा घाटी के क्षेत्र में भी अभियान करते हैं और गंगे कोंड चोलम की उपाधि धारण करते हैं। कौन? राजेंद्र प्रथम। ठीक है, सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था? तो इनमें से कौन है जो सर्वसम्मति से यानी निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति बने थे? ये बने थे नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 1977 में भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो जुलाई 1977 में राष्ट्रपति के चुनाव यहां पर आयोजित करवाए गए। जनता पार्टी ने इस इलेक्शन के लिए उस समय जो लोकसभा के अध्यक्ष थे उनको इस्तीफा दिलवाया। नीलम संजीव रेड्डी उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे, उनको इस्तीफा करवा करके यहां पे उनका नामांकन दाखिल कर दिया। इनके अलावा 36 लोगों ने नामांकन किया था, लेकिन 36 उम्मीदवारों के नामांकन किसी न किसी गलती के कारण यहां पे खारिज हो गए और 21 जुलाई 1977 को भारत में पहली बार निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया नीलम संजीव रेड्डी को। ठीक है, ये भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जब नया राज्य बना था, भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश बना था। क्वेश्चन आता है भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र। तो उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने थे? पहले मुख्यमंत्री नीलम संजीव रेड्डी बने थे। ठीक है, एक और चीज, 1969 में ये राष्ट्रपति के चुनाव में लड़े थे, लेकिन तब ये वीवी गिरी से चुनाव हार गए थे। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में एक बार हार चुके थे और दूसरी बार निर्विरोध चुने गए। दूसरा, पहले व्यक्ति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे और राष्ट्रपति बने। और तीसरा, भाषा के आधार पर बनने वाले आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है, भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या था? तो देखिए, भारत ने अपना जो पहला परमाणु परीक्षण किया था वो 18 मई 1974 में किया था। डेट सहित ये पूछा जाता है। ठीक है, पोखरण में किया था और इसे नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, जो यह परीक्षण था बेसिकली बुद्ध पूर्णिमा के दिन इसे आयोजित किया गया और सफल जैसे ही हुआ तो इसका एक नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, कि बुद्धा मुस्कुराए हैं यहाँ पे। ठीक है, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थे। बाद में भारत ने अपना जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया वो भी पोखरण में ही किया था। वो 11 मई और 13 मई को किया था, 2 बार हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? तो देखिए, यहां पर आपको 4 इंपॉर्टेंट साइट्स दी गई हैं हमारी। इनमें से किसमें आपको द्रविडियन स्थापत्य शैली यानी जो द्रविडियन आर्किटेक्चर है वो देखने को मिलता है? ये हमें मिलता है हम्पी के स्मारकों में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो हम्पी के स्मारक है, हम्पी के खंडर हैं, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं। इसमें आपको द्रविड़ स्थापत्य शैली के लक्षण या उसके द्वारा बनाई गई यह पूरी स्मारक देखने को मिलेंगे। इसको अपनी याद करना है। ठीक है, अगला, वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? तो देखिए, जहां पर किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञ रहते हैं, इस प्रकार की खेती को सब्जी खेती या ट्रक फार्मिंग कहते हैं, या इसे मार्केट गार्डनिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जहां पर किसान केवल सब्जियों के एक्सपर्ट हो, सब्जियों के लिए जाना जाए जिनको, उस खेती को क्या कहते हैं? उस खेती को ट्रक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अलग अलग नाम होते हैं कृषि से रिलेटेड, जैसे आपने सुने भी होंगे
ट्रक फार्मिंग। तो ट्रक फार्मिंग क्या है? केवल सब्जियों की यहाँ पे विशेषज्ञ रखने वाली खेती करना। एक आता है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती का मतलब होता है एक ही खेत पर फसल के साथ साथ डेयरी या पशुपालन का काम भी करना। सहकारी खेती आती है कि किसान स्वेच्छा से अपनी भूमि या संसाधन मिलाकर के खेती करते हैं, ठीक है, यानी 2-4 खेतों को मिला लिया आपस में, वहां पर खेती कर ली आपस में मिला करके। सामूहिक खेती का मतलब कि उत्पादन के सभी साधन और भूमि पर पूरे समाज का अधिकार होता है, उसे सामूहिक खेती कह लेते हैं, जहां पे पूरा गांव एक साथ खेती करे, ठीक है। रोलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो देखिए, रोलेट एक्ट जब आता है 1919 में, ये आता है अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ऑफिशियल नाम इसका था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। शॉर्ट में इसे रोलेट एक्ट कहते हैं क्योंकि जिस समिति की सिफारिश पर आया उसका अध्यक्ष सिडनी रोलेट था। इसके तहत क्या प्रावधान किया गया था? इसमें यह किया गया था कि मुकदमे के बिना कारावास दिया जाएगा, और यह कारावास मैक्सिमम कितने साल तक का होगा, कितनी अवधि का होगा? 2 वर्ष का। कई बार पूछा गया 6 महीने का, 2 महीने का, 1 साल का या 2 साल का। तो यहां पर आपको बिना मुकदमे के, बिना कोई कारण बताए, बिना अपील, बिना दलील के आपको 2 साल तक पुलिस गिरफ्तार रख सकती है। इसीलिए इसे काला कानून कहा गया और इसका विरोध उस समय हुआ। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताएं जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। तो यहां पे त्रिभुज नहीं करना, इसको भिक्षु करना। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है, भिक्षुओं भिक्षुणियों के लिए, बौद्ध संघ के भिक्षुओं के लिए नियम ये बताए गए हैं विनय पिटक में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? तो देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया वो था सत्याग्रह। इसके उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट स्वरूप यहां पे बताए। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है असहयोग, ठीक है, दूसरा है सविनय अवज्ञा और तीसरा बहिष्कार। तो असहयोग, उसके बाद सविनय अवज्ञा और अंत में बहिष्कार। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो भारत का राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार फैसला कर सकते हैं? आमतौर पर आपको पता है भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर काम करता है, लेकिन इनमें से कौन सा है जहां पर वो अपनी इच्छा से यहां पे फैसला ले सकता है? यह है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वो खुद से नहीं कर सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अगर वो करता है तो उसे संसद के द्वारा जो सिफारिश आएगी उसको वहां पे नियुक्त करना होगा। वित्तीय आपातकाल घोषित वो तब करेगा जब लिखित सिफारिश आएगी। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो भी राज्यपाल की सिफारिश होगी, केंद्र कहेगा तब करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति के मामले में उसे विवेक यहाँ पे प्राप्त है कि वो अपने हिसाब से नियुक्त कर सकता है। मान लीजिए किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति को जो लगता है कि इसके पास बहुमत हो सकता है, राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री बना सकता है। फिर उनको संसद के अंदर बहुमत साबित करना होगा। अगर कर देते हैं तो प्रधानमंत्री रहेंगे, अदरवाइज हट जाएंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है ये अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, तो इसे अज्ञात लिपि के नाम से जाना जाता है। यानी इसे आज तक पढ़ा नहीं गया है, आज तक इसमें क्या लिखा है किसी को नहीं पता। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को लिखना आता था, लेकिन हम उनकी लिपि को अब तक पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। नगद आरक्षण अनुपात और खुले बाजार की संक्रियाओं में परिवर्तन किसके साधन हैं? तो देखिए, नगद आरक्षण अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशो और ओपन मार्केट ऑपरेशन ये किसके हिस्सा हैं, किसके हथियार हैं ये? तो मार्केट को स्टेबल रखना, मार्केट में मुद्रास्फीति को कंट्रोल में रखना, उसके लिए CRR का इस्तेमाल, ओपन मार्केट ऑपरेशन का इस्तेमाल, ये किसके हिस्से हैं? ये हैं मौद्रिक नीति के हिस्से। अब देखिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कुछ दिन पहले हमने जीके ट्रैकर पे इकोनॉमिक्स की हमारी जो क्लास थी उसमें मौद्रिक नीति के बारे में बात करी कि मौद्रिक नीति क्या होती है। मौद्रिक नीति यानी RBI बाजार को कंट्रोल करने के लिए जो जो फैसले लेती है, जैसे रिवर्स रेपो रेट को कंट्रोल करना, रेपो रेट की दरों को निर्धारित करना, SLR, CRR, ये सब RBI कंट्रोल करता है। और ये सब किसका पार्ट है? मौद्रिक नीति का। सवाल आता है मौद्रिक नीति भारत में कौन डिसाइड करता है? RBI। यहां पर आपने देखा CRR के बारे में पूछ रहा है, यानी RBI की बात कर रहा है, तो सीधा मौद्रिक नीति इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, इसको भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने हमारी जो जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है उसकी 11वीं क्लास यहाँ पे कवर करी। क्विज 31 तक हम डिटेल सॉल्यूशन कर चुके हैं। टोटल क्विज हमारी लगभग 54 के करीब हम कर चुके हैं। उनके भी सॉल्यूशन ऐसे ही बहुत जल्द करेंगे और कोशिश करेंगे अगली क्लास में से कि जो हम फैक्ट यहाँ पे कवर करते हैं, कुछ फैक्ट हम साथ में इनके लिखते हुए भी चले, ऑलरेडी लिखे हुए हों, ताकि आपको और चीज़ें याद करने में
उनको समझने में और आसानी हो सके। क्योंकि वीडियो के साथ साथ यहाँ पे लिखना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मैं कोशिश करूँगा फैक्ट्स यहाँ पर लिखने की या लिखे हुए लाने की, ताकि आपको उन चीज़ों को याद करने में, उनका स्क्रीनशॉट लेने में, उनको समझने में और आसानी हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।